नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस की। वहां हाल में जो आप्रवासन यानी इमिग्रेशन विभाग के छापे पड़े, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड को तैनात करने का फैसला लिया। बिल्कुल, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के कड़ा विरोध। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। सही। हमारी बातचीत का आधार बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट है। इसमें प्रदर्शनकारियों, स्थानीय अधिकारियों, गवर्नर और राष्ट्रपति ट्रंप सबके बयान शामिल हैं। हाँ, तो कोशिश नहीं रहेगी कि समझे कि हुआ क्या असल में लॉस एंजलिस में, नेशनल गार्ड क्यों आई, और खासकर गवर्नर न्यूसम के विरोध के पीछे क्या तर्क हैं, क्या मायने हैं इसके। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत हुई इमिग्रेशन छापों से। रिपोर्ट बताती है कि खासकर होम डिपो जैसी जगहों के पास, जहां अक्सर अप्रवासी मजदूर काम की तलाश में आते हैं। हाँ, और इसके फौरन बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का मतलब प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये डराने की कोशिश है। और कुछ प्रदर्शन, जैसा कि खबरों में आया, हिंसक भी हुए। गाड़ियों में आग वगैरह लगाई गई, झड़पें हुई। देखिए, तनाव तब असल में बढ़ा जब ट्रंप प्रशासन ने कहा कि स्थानीय पुलिस मतलब LAPD स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पा रही। अच्छा। और इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को लॉस एंजलिस भेजने का आदेश दे दिया। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क सीधा था, जैसा उन्होंने कहा भी, कि लॉस एंजलिस में हालात बहुत खराब दिख रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन ये नेशनल गार्ड की तैनाती, ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। स्थानीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी? नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं, और प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। लॉस एंजलिस पुलिस चीफ ने तुरंत कहा कि उनका विभाग फेडरल इमिग्रेशन कार्रवाई में मदद नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? उन्होंने कैलिफोर्निया वैल्यूज एक्ट का हवाला दिया। ये एक राज्य कानून है जो स्थानीय एजेंसियों को कुछ हद तक रोकता है संघीय इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में सहयोग करने से। और मेयर कैरन बास ने भी इसे खतरनाक कदम बताया। मतलब स्थानीय स्तर पर काफी विरोध था इसका। और फिर सबसे मुखर आवाज उठी गवर्नर गैविन न्यूसम की। उनका मुख्य ऐतराज क्या था? देखिए, गवर्नर न्यूसम ने कई गंभीर बातें कही। पहली, कि राष्ट्रपति ने गार्ड भेजने से पहले न तो उनसे पूछा, न कोई सलाह ली। ओह। हाँ, जो कि उनके मुताबिक स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और असंवैधानिक भी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ट्रंप आग में तेल डाल रहे हैं। ये तो काफी कड़ा बयान है। तो क्या सिर्फ बयान दिया उन्होंने या कोई कार्रवाई भी की? नहीं, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति ट्रंप को एक औपचारिक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कहा? उसमें उन्होंने तैनाती को रद्द करने की मांग की है। इसे राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है और साफ कहा, कैलिफोर्निया का नियंत्रण हमें वापस दें। मतलब सीधा टकराव। बिल्कुल। और बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक वो ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये मामला सिर्फ कैलिफोर्निया और व्हाइट हाउस के बीच का नहीं लग रहा। नहीं, इसका दायरा बड़ा है। अब 22 और डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने मिलकर एक बयान जारी किया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी ट्रंप के इस आदेश को ताकत का गलत इस्तेमाल बताया है। तो ये साफ तौर पर संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच का टकराव दिखाता है। और वो भी इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। हाँ, बिल्कुल। बीबीसी के विश्लेषण में एक और बात कही गई है कि ट्रंप प्रशासन अब शायद उन अप्रवासियों को भी निशाना बना रहा है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिन्हें सॉफ्ट इमिग्रेंट्स कहा जा रहा है, जैसे खेतों या रेस्टोरेंट में काम करने वाले। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। विश्लेषण ये कहता है कि शायद चुनावी वादों का दबाव है, तो प्रशासन अब उन लोगों पर फोकस कर रहा है जिन्हें पकड़ना शायद आसान है, भले ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। हाँ। तो लॉस एंजलिस की यह कार्रवाई शायद इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। तो कुल मिलाके ये लॉस एंजलिस की घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संघीय ताकत, राज्य के अधिकार, इमिग्रेशन पॉलिसी और राजनीतिक टकराव, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। सही कहा। और गवर्नर न्यूसम का जो विरोध है वो इसी टकराव के बिल्कुल केंद्र में है, जहां एक राज्य अपनी स्वायत्तता, अपनी नीतियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये स्थिति भविष्य के लिए एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, जब इमिग्रेशन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह सीधे टकराव में आ जाती हैं, तो अमेरिका में शक्तियों के संतुलन और भविष्य की नीतियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, आज है तारीख 9 जून, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन और तनाव की स्थिति। I think it's an intimidation tactic. I think it's trying to make sure that people don't give their... They came trying to intimidate and scare us. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को किया तैनात, लेकिन उनके इस फैसले की हो रही है आलोचना। We heard from Gavin Newsom today saying he actually is considering suing the Trump administration tomorrow over that move. राहत सामग्री लेकर गजा जा रहे जहाज को इस्राएली सेना ने रोका, कहा लोगों को वापस भेजा जाएगा। वहीं हमास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। Now this was a boat that was organized by the Freedom Flotilla. इस नाव के सफर को ऑर्गेनाइज किया था फ्रीडम फ्लोटिला कोalition ने। इंदौर के लापता दंपत्ति मामले में जांच कहां तक पहुंची, जानेंगे अब तक क्या क्या हुआ। लगभग 2:30 बजे कल रात 8 जून की रात 2:30 बजे गाजीपुर पुलिस ने सोनम को उस ढाबे से उनको रिकवर किया। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। लंदन में चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच व्यापार वार्ता शुरू हो गई है। बीते दिनों दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ा दिए थे, जो दोनों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि चीन उन दुर्लभ खनिज पदार्थों का निर्यात फिर से शुरू करे जिनका इस्तेमाल कार जैसे उत्पादों में किया जाता है। चीन ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के देशों और जापान को इस तरह का सामान भेजना फिर से शुरू करेगा। माना जा रहा है कि इस तरह चीन अमेरिका के पुराने सहयोगियों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाकर अमेरिका पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन आज से लागू हो गया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। ट्रंप का ट्रैवल बैन इन देशों के नागरिकों के लिए है: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और येमेन। वहीं 7 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये देश हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से कहा है कि ईरान तेजी से अधिक गुणवत्ता वाले यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और ये गंभीर चिंता का विषय है। ग्रॉसी ने ईरान से अपील की है कि वो एजेंसी के जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करे और अपने खुफिया परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बातें स्पष्ट करे। उन्होंने कहा है कि मसले का हल केवल कूटनीति के रास्ते से ही हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीयों के सऊदी अरब जाने पर रोक लगाए जाने की खबरें गलत है। सरकारी सूत्रों ने BBC को बताया कि सऊदी सरकार ने इस मामले में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। ये स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। आज सुबह मुंबई के ठाणे जिले में मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेनों से गिरने के कारण 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। ट्रेन के दरवाजे के पास ज्यादा लोग खड़े होने के कारण ये हुआ। सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता स्वनिल धनराज नील ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो फुटबोर्ड पर यात्रा करने से बचें। CPRO के मुताबिक सभी स्टेशनों पर इस घोषणा की जा रही है। Railway board has taken a decision of retrofitment of all the existing rakes, which will result into CPRO कह रहे हैं रेलवे बोर्ड ने सभी मौजूदा रेक में बदलाव करने का फैसला किया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सभी नए रेक ऐसे रेक होंगे जिनमें ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होगा। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज यानी 9 जून की सुबह माओवादियों के एक प्रेशर आईडी विस्फोट में कोंटा डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP आकाश राव गिरीपुंजे की मौत हो गई है। इस घटना में सुकमा के कोंटा थाने के प्रभारी सोनल ग्वाला और SDOP समेत कुछ पुलिस जवान भी घायल हुए। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत अमेरिका के लॉस एंजलिस की खबर से, जहां लगातार तीसरे दिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। इमिग्रेंट्स को लेकर हुई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ यहां हो रहे भीषण विरोध प्रदर्शनों को आज लगातार 3 दिन हो गए हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। कुछ जगहों पर लूटपाट की भी खबरें हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की भी खबरें हैं। लॉस एंजलिस पुलिस ने अब तक इस मामले में शनिवार को 29 लोगों को और रविवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जानने से पहले कि क्या हुआ, सुनते हैं कुछ प्रदर्शनकारियों की आवाजें। I think it's an intimidation tactic. I think it's trying to make sure that people don't give their... एक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग आसपास के लोगों, अपने समुदाय और लोगों के समर्थन में बाहर ना आए। They came trying to intimidate and scare us. वो आए, उन्होंने हमें डराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के समुदाय ने इसका विरोध किया और इसीलिए हम लोग गुस्से में हैं। It's pretty obvious to most people, I would think, that मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों के सामने ये स्पष्ट है जो हो रहा है, ये उनकी प्रतिक्रिया है। वो अपनी आलोचना, ट्रंप अपनी आलोचना नहीं झेल सकते, इसलिए उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। Trump, the administration, the border patrol, ICE, they know. ट्रंप प्रशासन, सीमा सुरक्षा, IEC यानी इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट को अब पता चल गया होगा कि वो इस देश में कहीं भी नहीं जा सकते और हमारे कामगारों, लोगों को नहीं ले जा सकते। इसका भीषण विरोध होगा। We're just here living, working. They stopped at Home Depot where they know that people... हम यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि यहाँ बिना दस्तावेज के लोग काम करते हैं। एक समुदाय के तौर पर हम आए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, ताकि वो परिवारों को अलग ना कर सके। तो सुमिरन, ये प्रदर्शनकारियों की आवाज़ें थी लॉस एंजलिस से। ये आवाज़ें अपने आप में तनाव की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ कहती हैं। जी बिल्कुल। तनाव आज कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में भी था, जहां पुलिस ने कम से कम 60 लोगों को गिरफ्तार किया। और अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर लॉस एंजलिस, जो कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर है, जी, वहाँ स्थिति क्या हुई, क्यों बिगड़ी? तो तनाव की स्थिति बनी शनिवार को, जब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट विभाग की गाड़ियां यहां देखी गई। इसके बाद छापेमारी हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, ऐसी खबरें आई। ये हुआ यहाँ के होम डिपो के पास, जहाँ बड़ी संख्या में विदेशों से आए अप्रवासी काम की तलाश में आते हैं। इसके बाद यहाँ इस कार्रवाई के विरोध में कई प्रदर्शन शुरू हो गए और स्थानीय प्रशासन ने इन्हें नियंत्रण में लेने के लिए पेपर स्प्रे, रबर की गोलियां, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। और स्थानीय पुलिस ने कहा कि स्थिति जो है शांतिपूर्ण है और हालात पर काबू पाने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन मामला बिगड़ गया। प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण थे, लेकिन फिर हिंसक होने लग गए। और मामला तब बिगड़ा जब ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने ये कहा कि इमिग्रेशन एजेंटों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था संभालने वालों की प्रतिक्रिया धीमी है। और राष्ट्रपति ने स्थिति को काबू में लाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दे दिया। और ट्रंप ने ये कहा कि लॉस एंजलिस में हालात बहुत खराब दिख रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम हर तरफ सैनिक तैनात करेंगे, हम अपने देश में ऐसा नहीं होने दे सकते, हम अपने देश को नजरअंदाज नहीं करेंगे, जैसा बाइडेन प्रशासन के दौर में हुआ था। लेकिन इसके बाद सुमिरन, ये जो विरोध प्रदर्शन को लेकर जो चर्चा थी, उसकी दिशा बदलनी शुरू हो गई। पहले विरोध प्रदर्शन और हिंसा की बात हो रही थी, लेकिन ये नेशनल गार्ड्स की तैनाती की खबर के बाद जो है वो मामला थोड़ा अलग होने लग गया। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग के प्रमुख जिम मैकडोनल्ड ने ट्रंप प्रशासन के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें ये कहा गया था कि प्रदर्शनों को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया धीमी थी। उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया और वहाँ ये कहा कि लॉस एंजलिस पुलिस विभाग अप्रवासियों के खिलाफ इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की कार्रवाई में हिस्सेदार नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। और ये विभाग कैलिफोर्निया वैल्यूज एक्ट का पालन करता है, जो स्थानीय और राज्य की कानून एजेंसी को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर संघीय एजेंसियों की मदद करने से रोकता है। जी बिल्कुल। और लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बॉस ने भी नेशनल गार्ड की तैनाती का विरोध किया। हालांकि उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत है, लेकिन उन्हें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। लॉस एंजलिस में हम जो देख रहे हैं वो अव्यवस्था है जिसे प्रशासन ने भड़काया है। जब आप घरों और दफ्तरों पर छापे मारते हैं, माता पिता और बच्चों को अलग करते हैं, जब आप बख्तरबंद गाड़ियों को हमारे इलाकों से निकालते हैं, तो इससे डर फैलता है। फेडरल सेना भेजना एक खतरनाक कदम है।
इसके पीछे कोई और मकसद है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लॉस एंजलिस के लोगों के साथ खड़े हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट आपको शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक देता है, लेकिन ये आपको हिंसक होने का, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं देता। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे बिना पूछे, बिना सलाह लिए नेशनल गार्ड को यहां तैनात कर दिया। एक चैनल से बात करते हुए गैविन न्यूसम ने कहा कि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा की है और उन्होंने ही इसे बढ़ा दिया है। वो आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ नेशनल गार्ड को तैनात किया है, ये असंवैधानिक है। उन्होंने इससे पहले हमसे बात नहीं की, हमने पहले नेशनल गार्ड को तैनात किया है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की। तो गैविन न्यूसम का ये आरोप है कि ट्रंप ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र लिखा है। सुमरन, ये 2 पन्नों का पत्र है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है और उसमें उन्होंने कहा है कि लॉस एंजलिस में जो नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश ट्रंप ने दिया है उसे वो वापस लें। उन्होंने ये पत्र पोस्ट करते हुए क्या लिखा मैं वो बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैंने औपचारिक रूप से ट्रंप प्रशासन से लॉस एंजलिस काउंटी में सैनिकों की गैर कानूनी तैनाती रद्द करने का अनुरोध किया है। जब तक ट्रंप इसमें शामिल नहीं हुए थे तब तक समस्या नहीं थी। ये राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। आदेश रद्द करें और कैलिफोर्निया का नियंत्रण हमें वापस करें। वहीं बीबीसी संवाददाता कार्ल नामसन ने भेजा एक ब्यौरा, उसको सुनते हैं। We heard from Gavin Newsom today saying he actually is considering suing the Trump administration tomorrow over that move of deploying कार्ल नासमैन बता रहे हैं, हमने सुना कि गेविन न्यूसम ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने नेशनल गार्ड के सैनिकों को यहां लॉस एंजलिस में तैनात कर दिया है। गवर्नर का कहना है कि ये फैसला उनका अधिकार है, ना कि राष्ट्रपति का। इसलिए मुझे लगता है कि आगे कानूनी लड़ाई हो सकती है। ये सब कुछ एक नया और अभूतपूर्व मामला है। ऐसे हालात अमेरिका में कई दशकों से देखे नहीं गए। और मानसी, केवल कैलिफोर्निया के गवर्नर नहीं बल्कि 22 डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने एक बयान जारी किया और कहा कि राष्ट्रपति का ये आदेश यानी नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल दर्शाता है। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती का विरोध क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जी। ये बड़ा सवाल है और मैं उत्तर अमेरिकी मामलों के जो वरिष्ठ संवाददाता हैं जॉन सडवर्थ, उनका एक रिपोर्ट सुन रही थी और उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के चुनावी अभियान में इमिग्रेशन को एक बहुत अहम मुद्दा बनाया था जी। उनका ये कहना था कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वो देश से बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अवैध इमिग्रेंट्स कहा था, यानी जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है वो उनको निकालेंगे। लेकिन सडवर्थ का ये कहना है कि हाल के वक्त में ये जो उन्होंने कहा था उसके रुख में थोड़ा बदलाव आया है और अब प्रशासन आपराधिक बैकग्राउंड वाले इमिग्रेंट्स को तो निशाना बना ही रहा है, बाकी सॉफ्ट इमिग्रेंट्स यानी ऐसे लोग जो आपराधिक बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, काम की तलाश में अमेरिका आए हैं और आसान निशाना है, उन्हें निशाना बना रही है। और ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये अमेरिका के खेतों में, रेस्टोरों में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं और जिनके बारे में ये कहना है कि इसका जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं लॉस एंजलिस में मौजूद जॉन सडवर्थ का भेजा ब्यौरा। The National Guard members standing behind me, California National Guard, it says... मेरे पीछे नेशनल गार्ड्स के जवान खड़े हैं। उनकी शील्ड पर कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड्स लिखा हुआ है। उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर तैनात किया गया है। उनके सामने 100 से कहीं अधिक प्रदर्शनकारी हैं जो नारे लगा रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करते हैं। ये भीड़ नाराज है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का फैसला अमेरिकी राजनीति में प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का मामला है। 60 साल में पहली बार राज्य के गवर्नर की गुजारिश के बिना नेशनल गार्ड्स को किसी राज्य में तैनात किया गया है। और रही कैलिफोर्निया की बात, तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी निर्भरता उन कामगारों पर है जो विदेशों से काम की तलाश में वहां आते हैं। और गेविन न्यूसम जो हैं उनके बारे में सुमिरन मैं बता दूं, डेमोक्रेट नेता हैं और ट्रंप रिपब्लिकन नेता हैं। और अमेरिका में जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो रिपब्लिकन्स की है। और कई डेमोक्रेट नेताओं का ये कहना है कि जिन इमिग्रेंट्स के पास दस्तावेज नहीं हैं लेकिन जो टैक्स दे रहे हैं
उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मानसी, इस पूरे मामले में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि नेशनल गार्ड क्या है और कैसे काम करती है, जिनका कैलिफोर्निया में विरोध हो रहा है, और दूसरा सवाल ये कि अमेरिका में कैलिफोर्निया की राज्य सरकार केंद्र सरकार से कह रही है कि इस मामले में वो उनकी इजाज़त के बगैर राज्य में विशेष तैनाती नहीं कर सकती। तो आखिर वहाँ संघीय व्यवस्था क्या है, और क्या ये भारत की राज्य और केंद्र के बीच जो व्यवस्था है उससे अलग है क्या? सबसे पहले सुमिनन बात करते हैं नेशनल गार्ड्स की। जी। तो ये जो नेशनल गार्ड्स है ये एक हाइब्रिड इकाई के रूप में काम करता है। ये राज्य और संघ की दोनों की ज़रूरतों के अनुसार काम करता है। आमतौर पर किसी राज्य की इकाई गवर्नर के अनुरोध के बाद ही सक्रिय होती है। यानी लॉस एंजलिस के मामले में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को गवर्नर गेविन न्यूसम की गुजारिश के बाद ही तैनात किया जाना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने एक संघीय कानून जिसका बेहद कम इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल किया और गवर्नर ये कदम उठा सकें या उठाएं उससे पहले नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये विरोध अमेरिका की सरकार के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। 1965 के बाद कथित तौर पर यह पहली बार है जब राज्य के गवर्नर के अनुरोध के बिना नेशनल गार्ड्स को एक्टिवेट किया गया है। और तो मानसी, अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में किस तरह की संघीय व्यवस्था है, और क्या वहाँ राज्य के गवर्नर की सहमति के बिना ही केंद्र सरकार कोई कदम उठा सकती है क्या? इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं और दोनों फेडरल संघीय हैं, व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, बताएं। हाँ जी, लेकिन दोनों के जो राजनीतिक ढांचे हैं, दोनों का जो संविधान है उसमें फ़र्क है। तो अगर अमेरिका को देखें तो यहाँ पहले स्वतंत्र राज्य थे जो अस्तित्व में आए थे, फिर वो एक साथ आए, उन्होंने केंद्र को ताकत दी और तब अमेरिका में एक फेडरल सिस्टम बना। जी। और वहीं भारत की बात अगर करते हैं तो भारत पहले आज़ाद हुआ, जिसके बाद रियासतों को, प्रांतों को एक उनका विलय किया गया। उसके बाद केंद्र पहले बना और राज्य बाद में बना। जी, ये फर्क है। जी। तो अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है, उन्हें अपनी अलग स्वतंत्रता हासिल है और ताकत का जो बंटवारा है, यानी जो जिसको बोलते हैं पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पष्ट है। राज्य के मामलों में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता। वहीं भारत के मामले में इसे क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य एक ही संविधान का पालन करते हैं। और भारत में आपात स्थिति में, यानी कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, कुछ स्थिति में केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो यहाँ भी इंडिया में और अमेरिका में कुछ फर्क है। अमेरिका में हर राज्य के 2 प्रतिनिधि सीनेट में होते हैं, भले ही राज्य छोटा हो यानी पॉपुलेशन कम हो, या बड़ा हो यानी पॉपुलेशन बड़ा हो। और वहीं भारत में राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो आबादी के अनुसार उनका बंटवारा होता है, यानी बड़े राज्य हैं तो सीटें अधिक मिलती हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मानसी, अब बात करते हैं इसराइल और गज़ा की और गज़ा के हालात की। तो कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि गज़ा में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहाँ खाने के सामान की बहुत कमी है। इस मामले में इसराइल तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरता नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ अक्सर ऐसी बात करते हैं कि वहाँ ज़्यादा मदद पहुँचनी चाहिए और इसराइल को भी अनुमति देनी चाहिए। और इसी बीच हमें एक ऐसी खबर मिली है, एक नाव की खबर मिली है जिसका नाम मेडलिन है। जी, मेडलिन नाम की ये नाव है, गज़ा में खाना लेकर जा रही थी और इसे इसराइल का ये कहना है कि उन्होंने इसे इंटरसेप्ट कर लिया है, यानी रोक लिया है। एक संस्था है फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन नाम से, उसके कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इजरायली सेना ने उनके जहाज़, जो कि एक यॉट थी, उसे रोक लिया है। और ये यॉट जो थी ये गज़ा पट्टी में मानवीय मदद लेकर जा रही थी। और ये जो संस्था है SSF यानी फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन, उसने टेलीग्राम पर यह बताया है कि उनका जहाज़ के साथ उनका संपर्क
टूट गया है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हाथ ऊपर उठाए बैठे दिखते हैं। और अब इजरायली मीडिया ने ये खबर दी है कि ये जो जहाज़ है मेडेलिन, ये अश्तोद बंदरगाह पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, तो जहां एक तरफ ये खबर थी कि इस नाव में राहत सामग्री है, साथ ही कुछ ऐसे लोग भी जिनकी तस्वीरों की आप बात कर रहे थे कि जैकेट्स पहन के नजर आए, तो उनमें काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में पहले से ही लोग जानते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थेनबर्ग हैं, रीमा हसन हैं, जो बेशक अब यूरोपीय संसद की सदस्य हैं, लेकिन सीरिया में एक फ़लस्तीनी शरणार्थी शिविर में उनका जन्म हुआ था, जर्मन कार्यकर्ता हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मीडिया आउटलेट्स से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ एक या दो देश के नहीं बल्कि फ्रांस से भी इसमें लोग हैं, और कई और भी देश हैं जैसे जर्मन मूल के लोग हैं, वो भी इसमें तो शामिल रहे। और जो फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन है, ये एक जन आधारित एकजुटता आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के लोग और संगठन शामिल है। ये समूह गजा पर इसराइल की जो नाकेबंदी है उसको खत्म करने की वकालत करता है। और इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनकी नौसेना ने जहाज को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वो प्रतिबंधित इलाके की ओर जा रहा है, इसलिए उसका रास्ता उसे बदलना होगा। अब मंत्रालय ने इस जहाज के यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, उनको खाना भी मिला है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज को इसराइली तटों की ओर मोड़ा जा रहा है, और अब उन्हें जो इस नाव में सवार थे उनको उनके अपने देश भेजा जाएगा। और हमास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं BBC के मध्य पूर्व संवाददाता ह्यू बशेगा। Now, this was a boat that was organized by the Freedom Flotilla. इस नाव के सफर को ऑर्गेनाइज किया था फ्रीडम फ्लोटिला कोalition ने। 2007 में गजा पर हमास ने इस क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया था, और फिर इसराइल ने गजा पर नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition इसी नेवल ब्लॉकेड को हटाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी उनके गजा तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि इजराइल ने ऐसे नाकेबंदी को तोड़ने के सभी प्रयासों को रोक दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस मिशन को सेल्फी यॉट कहा और बोला कि शो खत्म हो गया है। और इसराइल की रक्षा मंत्री ने इस मिशन को हमास के लिए प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसराइली बलों से कहा था कि वे 7 अक्टूबर को फ्लोटिला चालक दल को हमास के हमलों का एक वीडियो दिखाएं। जहां तक गजा की बात है तो वहां मानवीय संकट जारी है। रविवार को उन 8 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में से एक के पास एक और घातक घटना हुई। यहाँ ये 8 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स नए तंत्र का हिस्सा हैं जिसे इसराइल और अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा करके वो संयुक्त राष्ट्र और बाकी के सहायता संगठनों को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नए तंत्र को संयुक्त राष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया है। इसे अपर्याप्त और अमानवीय भी कहा गया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने गजा जा रहे जहाज को रोकने की इसराइली सेना की जो कार्रवाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। इस मामले में तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। और सुमिरन, ये जो बयान जारी किया गया है उसमें ये लिखा है कि इसराइल की सेना ने मेडेलिन नाम के जहाज को रोका है जो गजा में मदद पहुंचाने जा रहा था, और जिसमें हमारे नागरिक भी सवार थे। और ये जहाज जब अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में था, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में था, तब यह कार्रवाई की गई थी, और ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा है बयान में कि नेतन्याहू सरकार का ये कदम समुद्री सुरक्षा और नौवहन की आज़ादी को खतरे में डालता है और दिखाता है कि इसराइल आतंक फैलाने वाला देश बन चुका है। तो ये जहाज़ गजा में मदद लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गजा में हालात ठीक नहीं हैं। पिछले सप्ताह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रमुख ने BBC को बताया था कि गजा में हालात ऐसे हैं कि धरती पर नरक हो। वहाँ के हालात वहाँ से भी बदतर हो गए हैं। UN के आकलन के मुताबिक गजा में 20 लाख से ज़्यादा लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। अब एक ऐसे मामले की बात जिस पर सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं। इंदौर के साकार नगर में रहने वाले दंपति 29 साल के राजा रघुवंशी और 27 साल की सोनम की शादी 11 मई को हुई। 20 मई को ये दोनों मेघालय के लिए घर से निकले, लेकिन 23 मई को लापता हो गए। 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में
एक फॉल्स के करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन तब सोनम लापता थी। इसके बाद इस मामले का जो रहस्य है वो और गहरा गया। और मेघालय पुलिस ने आज बताया कि सोनम रघुवंशी यानी जो राजा रघुवंशी की पत्नी है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और ये बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर एक ढाबे में, काशी ढाबा नाम से एक ढाबा है, वहाँ मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंश के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। जी बिल्कुल। इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश डिंडौतिया ने मेघालय में इंदौर के लापता दंपति मामले में अभियुक्तों की पहचान की जानकारी दी। यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। तो मानसी, ऐसा भी हो रहा है कि जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं तो हम देख रहे हैं कि कई सवाल सोनम को लेकर हैं, कई बार सोनम का नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत जिक्र हो रहा है और मैंने कई पोस्ट देखे जिसमें सोनम का ही जिक्र हो रहा है। जी, तो सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी जो है वो बेगुनाह है, उन्हें उन पे भरोसा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती और बेहतर जांच करने की मांग की। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो कुछ सवाल उठा रहे थे उनके पिताजी, आरोप लगा रहे थे पुलिस पर। जी, और राजा रघुवंशी की माँ उमा रघुवंशी ने कहा, देखो ये तो अपन ने सोचा नहीं था कि बहू होके ऐसा कर सकती है। अगर कुछ आया है सामने तो वो कुछ सोच समझ के ही आया होगा ना। कुछ सच्चाई सामने आती है तो कुछ कारण से ही आती है ना। जैसे सोनम ने हमारे साथ समय बिताया ना, वो समय तो ऐसा बिताया कि जैसे अपन बहुत पुराने लोग हों, मतलब बहुत उससे चल रहा था उसका, मगर वो अचानक कैसा मोड़ आ गया ये नहीं कह सकते अपन। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। चीजें साफ नहीं हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक वो सामने नहीं आया है। तो इस मामले पर अब तक क्या क्या हुआ, इसकी और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता विष्णुकांत तिवारी। 2 जून को जब शव मिलता है वो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन तब भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिला था। सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस को राजा के शव के पास ही 2 जून को एक काले और लाल रंग की एक रेनकोट मिली थी। वो भी सोनम की है या किसकी है ये कंफर्म होने में 2 दिन और लगा था, यानी 4 तारीख तक, जिस दिन राजा का शव मेघालय से पोस्टमार्टम और तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब इंदौर पहुंचा 4 जून को राजा का शव, उसी समय ये पता लगा था कि ये जो जैकेट है ये सोनम की है। पुलिस उसके बाद भी लगातार प्रयास कर रही थी। इंदौर में इनका अंतिम संस्कार हुआ राजा का, और सोनम और राजा दोनों के परिजनों ने सोनम के सकुशल रिहाई की लगातार ये लोग मांग उठा रहे थे। और इसी बीच राजा और सोनम दोनों के परिजनों ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की बात कही थी। दोनों परिवारों ने सोनम के किडनैपिंग से लेकर के और तमाम तरह के और आरोप लगाए थे कि सोनम का पता क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस। इसके बाद 4 जून के बाद 8 यानी कल रात को सोनम गाजीपुर पहुंचती हैं। अभी मतलब सोनम मेघालय शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन कल रात लगभग 1 बजे के आसपास सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती हैं और उस ढाबे में साहिल यादव नाम के जो ढाबा संचालक हैं उन्होंने उनसे वहां पर पहली बार बातचीत की। सोनम ने उनसे फोन मांगा ताकि वो अपने परिजनों को, अपने भाई को फोन कर सके। जैसा कि उस ढाबा संचालक साहिल यादव ने पत्रकारों को बताया कि ये सोनम ने अपने भाई को फोन किया था और फोन पर ही रोने लगी थी, बहुत बदहवास सी और परेशान सी दिख रही थी। जिसके बाद ढाबा संचालक और सोनम के भाई जो गोविंद है इनकी बातचीत हुई और गोविंद ने ढाबा संचालक से आग्रह किया था कि आप इनको वहीं बैठा करके रखें और पुलिस को संपर्क करें। दोनों लोगों ने ही यूपी पुलिस को संपर्क किया, गाजीपुर पुलिस को, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस आई और लगभग 2:30 बजे कल रात 8 जून की रात 2:30 बजे गाजीपुर पुलिस ने सोनम को उस ढाबे से उनको रिकवर किया और सबसे पहले उनको अस्पताल लेकर गए और वहां से फिर उनको वन स्टॉप सेंटर, जो खासतौर पर महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों में उनके रुकने और रखने के लिए एक जगह बनाई गई है, वहां पर रखा गया इनको। और आज सुबह से फिर ये सारी कहानी चालू हुई, जिसमें सबसे पहले मेघालय की डीजीपी ऑफिस का एक बयान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक
जो महिला है सोनम रघुवंशी, उन्होंने सरेंडर किया है और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी मेघालय पुलिस करेगी। लगभग 2 घंटे बाद इंदौर पुलिस की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा, विशाल और आकाश नाम के 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है मेघालय पुलिस के सहयोग से, और इन तीनों का ही राजा के हत्या में इन तीनों का शामिल होने की बातचीत चल रही थी। अभी फिलहाल ये हुआ है कि जो मेघालय पुलिस है वो इन तीनों की, राज कुशवाहा, आकाश और विशाल, इन तीनों लोगों की ट्रांजिट रिमांड लेकर मेघालय के लिए निकली है और एक दूसरी टीम मेघालय से गाजीपुर पहुंच रही है, जो आज शाम 6-6:30 बजे तक पहुंचने की, जिसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी है, जो वहां से सोनम की ट्रांजिट रिमांड लेगी और सोनम को वापस मेघालय ले जाया जाएगा, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इस पूरे वाकये के बाहर आने के बाद आज जहां एक तरफ सोनम के परिजनों ने मेघालय सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर सोनम को फंसा रही है, और वहीं राजा के परिजनों ने कहा है कि उनके लिए भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि सोनम ने ऐसा कुछ किया है। अभी फाइनल अपडेट यही है कि मेघालय पुलिस आज 9 तारीख को जैसे ही गाजीपुर पहुंचती है वो सोनम को अपने गिरफ्त में लेगी और वहां से लेकर मेघालय ले जाएगी, जहां पर उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। तो ये थे विष्णुकांत तिवारी जो बता रहे थे कि 3 राज्यों की पुलिस यानी मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस मामले में अभी भी कई राज बने हुए हैं। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात मंगलवार को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दें इजाजत। नमस्कार।